गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री पॉइंट। आज हम लोग वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये जो प्रैक्टिस सेट है अ, उसकी स्ट्रेटजी क्या है, इसमें कैसे आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं, इस पे बात कर लेते हैं। तो आप लोग जब पहले का वीडियो देखेंगे तो आपको उसमें एक सीक्वेंस नज़र आएगा कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं, हालाँकि हमने एंशिएंट, मिडल, मॉडर्न तीनों के क्वेश्चन जो है मिक्स करके बनाए हुए हैं, ठीक है? लेकिन वो टॉपिक वाइज़ आ रहे हैं, ठीक है? धीरे-धीरे। जैसे हमने पाषाण से शुरू करा है और मेडिवल में अरबों के आक्रमण से और मॉडर्न में आपका उत्तर मुगल काल से। तो प्रैक्टिस सेट में मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन वो टॉपिक वाइज है एक तरह से। तो आप लोग इस बात को समझें, क्योंकि अब थंबनेल में मैंने ये सब चीज़ें मेंशन नहीं की है, लेकिन जो ये प्रैक्टिस सेट है, ये टॉपिक वाइज ही आ रहा है। जैसे मान लीजिए किसी टॉपिक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं, अगले टॉपिक में चले जा रहे हैं, ठीक है? तो लेकिन जो भी आ रहे हैं सब सीरियल से, एक कालानुक्रम से आपको क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस सेट में दिए जा रहे हैं सेट वाइज। तो अगर आप हर सेट के साथ चलते हैं तो कहीं न कहीं हम लोग एक सेट के रूप में 150 से 200 सेट में पूरे के पूरे इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन कवर कर लेंगे, ठीक है? तो अब शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है आपका, किस मुस्लिम के किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो आप लोग देखेंगे ऑप्शन में है महमूद गजनवी, अकबर, इब्राहिम लोदी और मोहम्मद गौरी। तो आप लोग देखेंगे कि महमूद गजनवी ने शारदा लिपि में संस्कृत में अपने सिक्के जारी किए थे। अकबर ने राम सीता के आकृति युक्त सिक्के जारी किए। मोहम्मद गौरी जो है लक्ष्मी और नंदी की आकृति युक्त सिक्के जारी करता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मोहम्मद गौरी। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है आमेर की जगह जयपुर को राजधानी किस शासक ने बनाया? तो ऑप्शन है सवाई राम सिंह, सवाई जय सिंह, सवाई ईश्वरी सिंह, सवाई माधो सिंह। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सवाई जय सिंह देती है। किस चीनी यात्री ने भारत के मध्य देश को ब्राह्मणों का देश कहा है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास इसिंग, वेनसांग, फायान और मातवा लिन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वेनसांग है, सॉरी फायान है। आप लोग देखेंगे कि जो फायान है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आ रहा है। वेनसांग जो है हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में है। इसिंग जो है 7वीं शताब्दी में आ रहा है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो फायान है। अगला प्रश्न, अंबर का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? ठीक है, तो अंबर का युद्ध जो है 1760, 1761, 1754, 1749 कब हुआ? तो 1749 में हुआ, जब दोस्त की मृत्यु हो जाती है और उसका पुत्र अनवरुद्दीन गद्दी पे बैठता है। तो दोस्त के दामाद चांदा साहब से उसका विवाद होता है और फ्रांसीसियों की सहायता से जो चांदा साहब रहते हैं वो अनवरुद्दीन को मार डालते हैं और सत्ता पे कब्जा कर लेते हैं। तो ये घटना 1749 में अंबर के युद्ध की है। ठीक है, अगला प्रश्न है चीनी यात्री भारत को क्या कहते थे? तो ये बहुत ईजी है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ला बा, तुक युंग, इंतु और बिनहु। तो इंतु कहते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है बनारस की संधि कब और किसके मध्य हुई? तो ऑप्शन आपको दिया हुआ है 1777 अंग्रेज व मराठे, 1773 अंग्रेज व मराठे, 1775 सुजाऊ दौला व मराठों के बीच, 1773 सुजाऊ दौला व वारेन हेस्टिंग्स के बीच। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो फोर्थ है। 1773 में सुजाऊ दौला व वारेन हेस्टिंग्स के बीच जो है बनारस की संधि होती है और 50 लाख रुपए में कड़ा और जो इलाहाबाद का क्षेत्र है वो अवध को जो है अंग्रेज बेच देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है नेचुरल हिस्टोरिका किसने लिखी? तो ऑप्शन है डाइमेकस, टालमी, प्लूटार्क और प्लिनी द एल्डर। तो आप लोग देखेंगे जो प्लिनी द एल्डर है इसने नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी और यह रोम से भारी मात्रा में सोने के निर्यात पर दुख प्रकट करता है। ठीक है, प्लूटार्क इसने लाइफ ऑफ अलेक्जेंडर लिखी हुई है, पैरेलल लाइफ लिखी हुई है। ठीक है, टालमी ने जियोग्राफी लिखी है और जो डाइमेकस है वो एंटियोकस का दूत है जो बिंदुसार, मौर्य शासक बिंदुसार के टाइम में उसके दरबार में आता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है प्लिनी द एल्डर है। अगला प्रश्न है चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के काल में भारत आया? तो आपके सामने ऑप्शन है चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है। अगला प्रश्न है अलबरूनी द्वारा दवाओं पर लिखित किताब का नाम क्या है?
तो किताब नौरस, किताब सैयदना, एजाज खुसरवी और समय मात्रिका, ये ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो आप लोग देखेंगे किताब नौरस जो है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय की पुस्तक है, जो बीजापुर का सुल्तान है, ठीक है। इसके अलावा जो किताब सैयदना है, ये अलबरूनी की दवाओं पर लिखी गई पुस्तक है। एजाज खुसरवी अमीर खुसरो की रचना है। समय मात्रिका क्षेमेंद्र की रचना है, जो एंशिएंट इंडिया में है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है किताब सैयदना। अगला प्रश्न, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कन्नौज में किस वंश का शासन था? तो ऑप्शन है कछवाहा, सलूक, चौहान और प्रतिहार। तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसका प्रतिहार वंश है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वंश के शासकों को खलीफा अली के प्रति इतना गहरा लगाव था कि इन्होंने उमैयद खलीफा को मान्यता नहीं दी? ठीक है। तो आप लोग देखेंगे कि उमैयद खलीफा जो है खिलाफत का एक तरह से देखा जाए तो खिलाफत को हड़प लेता है। इसकी वजह से बहुत सारे जो मुस्लिम जगत के राजा रहते हैं, ये इनसे नाराज हो जाते हैं। तो उसमें से जो बलबनी, यामिनी, शमसी और संसबनी में संसबनी वंश के जो राजा हैं, जिसमें मोहम्मद गौरी आता है, वो भी संसबनी वंश का था। ये लोग जो है उमैयद खलीफा को मान्यता नहीं देते, ठीक है। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा के किस नाटक में पहली बार राज परिवार के स्थान पर समाज के मध्यम वर्ग के लोगों को पात्र बनाया गया तथा इस नाटक में शूद्र एवं महिलाएं संस्कृत के स्थान पर प्राकृत बोलते हैं? तो ऑप्शन है आपके पास नीति वाक्यमृतम, राघव पांडवियम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, और मृच्छकटिकम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका मृच्छकटिकम है, जिसमें जो है बसंत सेना और चारुलता की कहानी दी हुई है, ठीक है, चारुदत्त की, सॉरी। तो और इसमें समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार की भी बात की गई है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये शूद्रक की रचना है। महमूद गजनवी किस विजय के विषय में महमूद गजनवी की किस विजय के विषय में लेन पुल ने लिखा है कि यह लूट से मिला धन यहाँ पे इतना ज्यादा था कि सारी दुनिया भारत की अपार धनराशि को देखने चल पड़ी? तो ऑप्शन है थानेश्वर, मथुरा, नगरकोट और सोमनाथ। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो सोमनाथ है। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष कहाँ लगवाया था? तो ऑप्शन है मद्रास, मंगलौर, श्रीरंगपट्टनम और त्रावणकोर। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो श्रीरंगपट्टनम है। आप टीपू सुल्तान के बारे में जान लीजिए। टीपू सुल्तान जो है हैदर अली के बाद अंग्रेजों से लोहा लेता है। एक तरह से देखा जाए तो जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है वो इसी के समय में समाप्त होता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में इसको अपने पुत्र अब्दुल खालिद और मुइजुद्दीन को गिरवी रखना पड़ता है अंग्रेजों के पास, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में लॉर्ड वेलजली के द्वारा इसको पराजित करके हत्या कर दी जाती है इसकी, ठीक है। दीवाने अख्तर किसकी गजलों का संग्रह है? तो आप लोग देखेंगे कि ऑप्शन है मोहम्मद शाह रंगीला, वाजिद अली शाह, बहादुर शाह जफर और गालिब। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो वाजिद अली शाह है। ये अख्तर पिया के नाम से रचना करता था, इसको रंगीला शाह भी कहा जाता था, और ये लखनऊ, सॉरी, अवध का ये अंतिम नवाब भी था, ठीक है। महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? तो ऑप्शन है प्रतिहार, हिंदू शाही, अलवर और सोलंकी। तो आप लोग देखेंगे कि हिंदू शाही राजवंश, जिस उस समय उसका राजा जो रहता है जयपाल रहता है, उसके विरुद्ध जो है पहला अभियान महमूद गजनवी करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, दिल्ली वाल सिखों का प्रचलन किस शासक के शासनकाल में होता था? ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, नासिरुद्दीन महमूद, बलबन और मोहम्मद गौरी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका मोहम्मद गौरी है, जो कि संसबनी वंश का है। बंगाल की वास्तविक स्वतंत्रता का जन्मदाता किसे माना जाता है? अलीवर्दी खां, मुर्शीद कुली खां, सरफराज और सुजाउद्दीन। तो आप लोग देखेंगे कि बंगाल में जो है एक तरह से स्वतंत्र व्यवहार करने लगा था कौन? मुर्शीद कुली खां 1719 से ही। उसके बाद उसका पुत्र सुजाउद्दीन शासक बनता है, फिर उसका दामाद सरफराज सत्ता में आता है, जिसकी 1740 में गिरिया के युद्ध में हत्या करके अलीवर्दी खां, जो बिहार का नायब सूबेदार रहता है, बंगाल का नवाब बन जाता है, और ये धीरे धीरे करके दिल्ली की सत्ता से संबंध विच्छेद कर लेता है और स्वतंत्र बंगाल की स्थापना करता है। तो वास्तविक संस्थापक जो आपका अलीवर्दी खां है। अगला प्रश्न है, कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? शाक्त, भागवत, जैन, बौद्ध। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका जैन धर्म है। अगला प्रश्न है, वेनसांग की जीवनी किसने लिखी? तो ऑप्शन है चिनपो, बुइहो, हुइली और मातवालिन। तो आप लोग देखेंगे कि उसका जीवनीकार हुइली है। जो मातवालिन है वो हर्षवर्धन का समकालीन है, उसके समय में आया था, जो उसके पूर्वी देशों की विजय का वर्णन करता है, ठीक है।
अगला प्रश्न है, कन्नौज के राजा यशोवर्मन द्वारा बंगाल के शासक का वध कर बंगाल विजय करने का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो आप लोग देखेंगे ऑप्शन है अभिधान, रत्नमाला, शत्रुंजय, लघुमानस और गौड़व। तो जो वाकपति की रचना गौड़व है उसमें जो है यशोवर्मन द्वारा बंगाल के शासक का वध करने का और विजय का साक्ष्य मिलता है। अगला प्रश्न है, किस रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में अवध का विलय कर लिया गया? तो आपके सामने ऑप्शन है कर्नल स्लीमैन, हेनरी लॉरेंस, बिशप हेबर और जेम्स आउट्रम। तो आप लोग देखेंगे कि बिशप हेबर ने भी अपनी अवध की यात्रा करके एक गैर सरकारी रिपोर्ट दी थी जिसमें उन्होंने अवध की स्थिति अच्छी बताई थी। ठीक है। कर्नल स्लीमैन ने भी एक रिपोर्ट दी लेकिन उन्होंने अवध के विलय का विरोध किया। लेकिन जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर जो है 1756 में जो है 1756 में जो है 1856 में अवध का क्या कर लिया जाता है? विलय कर लिया जाता है। ठीक है। किसने कहा कि हिंदुओं का यह विचार है कि हमारे देश धर्म, राजा, विज्ञान आदि संसार में, हमारे जैसा देश धर्म, राजा, विज्ञान आदि संसार में कहीं नहीं है, और उनके अनुसार हिंदू मंडूक हो गए थे, हालांकि उनके पूर्वजों के इतने संकीर्ण विचार नहीं थे। किसने कहा? तो फिरदौसी, अलबरूनी, तूसी और कुतुब आपके ऑप्शन में है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, बराबर एग्जाम में पूछा जाता है, इसका करेक्ट ऑप्शन अलबरूनी है। और बाकी जो ऑप्शन में फिरदौसी है, इन्होंने शाहनामा लिखी जो महमूद गजनवी के समकालीन है। तूसी ने सियासतनामा लिखी, इनका पूरा नाम निजामुल मुल्क तूसी है, जिससे अफगान वंश, दिल्ली सल्तनत के बारे में जानकारी मिलती है। कुतुबी ने किताबुल यामिनी लिखी है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अलबरूनी भारत में कितने वर्षों तक रहा? तो अलबरूनी भारत में 10 वर्षों तक रहा। ठीक है। अगला प्रश्न है, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप सभी को पता है कि इंडिका नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो मेगास्थनीज हैं। प्लूटार्क ने लाइफ ऑफ अलेक्जेंडर लिखी है, प्लिनी ने नेचुरल जो है हिस्टोरिका लिखी है। ठीक है। तो इसके जो उत्तर हैं मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है, 1276 के किस अभिलेख में दिल्ली का एक और नाम योगिनीपुर मिलता है? तो पालम बावली, हरिपुर, बिजौलिया और कहौम अभिलेख। तो आप लोग देखेंगे कि कहौम अभिलेख गुप्तकालीन है। तो जो पालम बावली अभिलेख है योगेश्वर पंडित जिसके रचनाकार हैं और ये बलबन के काल में लिखा गया है, इसमें जो है दिल्ली का एक और नाम जो है योगिनीपुर मिलता है। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम, प्रकीर्ण, जंगम, मूल सूत्र। तो जैन साहित्य को जो है आगम कहा जाता है। ठीक है। तो अब जान लीजिए, 2 जैन संगीति हुई थी, एक 300 ईसा पूर्व में हुई थी जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने करी, और एक 6वीं शताब्दी में 512-13 में हुई थी जिसकी अध्यक्षता जो है क्षमा श्रमण ने करी थी। और अंतिम रूप से जैन साहित्य को द्वितीय बौद्ध जैन संगीति वल्लभी गुजरात में 512-13 में संकलित किया गया था। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ऑप्शन है बिशप हेबर, जेम्स आउट्रन, कैप्टन लॉकेट और कर्नल स्लीमैन। तो आप लोग देखेंगे कि जब 1848 में लॉर्ड डलहौजी भारत आता है तो सबसे पहले कर्नल स्लीमैन को अवध की यात्रा पे भेजता है और वो एक किताब लिखते हैं और कहते हैं कि वहाँ पे अवध की जो हालत है वो खराब है, कहीं ना कहीं कुशासन है, लेकिन उसमें उसको सहयोग की जरूरत है, ना कि उसके विलय की आवश्यकता है। ठीक है। उसके विलय का विरोध करते हैं, लेकिन जेम्स आउट्रम के रिपोर्ट के आधार पर जो है अवध का विलय कर लिया जाता है और जेम्स आउट्रम जो है अवध का पहला रेजिडेंट बनता है विलय के बाद। ठीक है। लेकिन इसका जो आंसर है वो कर्नल स्लीमैन है। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा में रचित कल्पसूत्र से जो कि जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी देता है कि लेखक कौन है? तो ऑप्शन है रत्नाकर नंदिन, हरिभद्र, भद्रबाहु और नागार्जुन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है भद्रबाहु। इस पुस्तक से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी जानकारी मिलती है। ठीक है। नव सासांग चरित्र में परमार वंश के किस शासक की जीवनी है? तो ऑप्शन है मुंज परमार, सिंधुराज, पद्मगुप्त और इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग देखेंगे कि जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो सिंधु राज है। ठीक है। और पद्मगुप्त की जो इसमें नाम दिया हुआ है, इनकी एक रचना है नव सासांक चरित। ठीक ठीक है। मतलब ये जो किताब है नव सासांक चरित किसकी है? पद्मगुप्त की है, जो सिंधु राज के बारे में लिखी गई है। मोहम्मद बिन कासिम किस खलीफा का कमांडर था? तो ऑप्शन है फातिमिद खलीफा, उमैयद खलीफा, रशीदुल खलीफा और यामिनी खलीफा।
तो आप लोग देखेंगे कि जो प्रथम 4 खलीफा हुए उसके बाद उमैयद खलीफा की सत्ता आती है। फिर उमैयदों को भी पराजित करके अब्बासी खलीफा आते हैं जिनका जो केंद्र जो रहता है बगदाद रहता है। तो उमैयद खलीफा का कमांडर रहता है कौन? मोहम्मद बिन कासिम। उसमें भी अल वालिद इसको भेजा रहता है जो ईरान का कमांडर रहता है। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने जब सोमनाथ पर आक्रमण किया तब गुजरात का शासक कौन था? ऑप्शन है जयसिंह सिद्धराज, कुमारपाल, भीमद्वितीय और भीमदेव। तो आप लोग देखेंगे भीमदेव वहां का शासक है। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय निजाम कौन था? तो ऑप्शन है सिकंदर शाह, महावत अली खान, नसीरुद्दौला और उस्मान अली खान। तो आप लोग देखेंगे कि जो हैदराबाद का उस समय निजाम है वो उस्मान अली खान है और हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो जिसको कैटरपिलर भी कहते हैं उसके तहत सैनिक कार्यवाही करके मिला लिया गया था। ठीक है। ये मधुमक्खी एक अगला प्रश्न है, ये मधुमक्खी के समान है, यदि इन्हें ना छेड़ा जाए तो वे शहद देंगे और यदि छेड़ा जाए तो डंक करेंगे। ये कथन किस नवाब का है? ऑप्शन मीर जाफर, मीर कासिम, अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला है। आप लोग देखेंगे कि अलीवर्दी खां का एक कथन है और वो अंग्रेजों के बारे में एक और कथन कहता है कि तुम व्यापारी हो, तुमको किलेबंदी की क्या जरूरत है। ठीक है। और उसके अलावा जो ऑप्शन है आप लोग देखेंगे अलीवर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला शासक बनता है जिसके समय में 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। उसके बाद मीर जाफर शासक बनता है जो विश्वासघात करता है सिराजुद्दौला के साथ। फिर मीर जाफर के साथ भी वही घटना होती है, उसको हटा के मीर कासिम को बना दिया जाता है। मीर कासिम भी अंग्रेजों को संतुष्ट करने में असमर्थ रहता है, उसके बाद मीर जाफर को बना दिया जाता है। लेकिन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? अलीवर्दी खां। अब अलीवर्दी खां ने 1751 में किस मराठा सरदार से संधि की तथा उड़ीसा मराठों को सौंप दिया? तो आप लोग देखेंगे कि जो 4 ऑप्शन है उसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो रघुजी भोसले हैं, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं भोसले नागपुर में है और नागपुर से उड़ीसा पास में है। तो ये बराबर उड़ीसा पे आक्रमण करते रहते थे और वहां से चौथ वसूलते थे। इनसे परेशान होकर 1751 में अलीवर्दी खान से संधि करता है और रघुजी भोसले को उड़ीसा सौंप देता है। ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रघुजी भोसले। टीपू सुल्तान ने किस वर्ष नौसेना बोर्ड का गठन किया? तो इसका जो ऑप्शन है 1798, 1791, 1796 और 1789। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है 1796। ठीक है। अरबों के सिंध आक्रमण के समय अफगानिस्तान पर किसका शासन था? मुसलमान, हिंदू, ईरान और मंगोल। तो आप लोग देखेंगे कि वहां पे जो शासन था हिंदू शाही वंश का शासन था और वो हिंदू थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, ये भूभाग के रूप में भारतवर्ष शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? ठीक है। तो जूनागढ़, हाथी गुम्फा, एरड़ और प्रयाग। तो इसमें जो हाथी गुम्फा अभिलेख है जो कलिंगराज खारवेल का है जिसमें जैन मूर्ति पूजा का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है, नहर निर्माण का साक्ष्य मिलता है और भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। ठीक है। इसके अलावा जो 3 ऑप्शन है जूनागढ़, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत में लिखा गया प्रथम अभिलेख है विशुद्ध संस्कृत में। एरण अभिलेख जो है भानुगुप्त का है जिसमें गोपराज नामक सेनानायक की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी के सती होने का वर्णन है और हुड़ों के आक्रमण का भी उल्लेख मिलता है। और जो प्रयाग स्तंभ लेख है इसके बारे में आप लोग जानते ही हैं कि ये भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त का ये अभिलेख है जिसके रचयिता जो है हरिसेन है। ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हाथी गुम्फा है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच 1194 में हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है चौसा का, पानीपत का, कालिंजर का और चंदावर का। तो इसको हम लोग चंदावर के युद्ध के नाम से जानते हैं। कालिंजर का युद्ध जो है 1545 में हुआ है जिसमें शेरशाह विजयी तो होता है लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती है। और पानीपत का युद्ध 3 हुआ है, 21 अप्रैल 1526, 5 नवंबर 1556 और 14 जनवरी 1761। ठीक है। और चौसा का युद्ध आप लोगों को पता ही है। ठीक है, कब हुआ है। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो चंदावर है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस चीनी यात्री ने 7वीं शताब्दी के अंत में कौन सा चीनी यात्री 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया और उसने प्रमुख बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं नामक ग्रंथ लिखे? तो इसका उत्तर जो है इत्सिंग है। अब जो इसमें चाउ जू कुआ नामक व्यक्ति है ये चोल साम्राज्य की यात्रा करता है और ये चू फॉन्सी नामक पुस्तक लिखता है। और मातवा लिन जो है ये हर्षवर्धन के समय में आता है और इसने हर वर्ष हर्षवर्धन की पूर्वी देशों के अभियान जो है उनका वर्णन किया हुआ है। ठीक है। तो इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर इत्सिंग है। अगला प्रश्न है, इतिहासकारों ने मुस्लिम इतिहास में किसको सर्वप्रथम सुल्तान माना है? तो अलब्तगीन, महमूद गजनवी, रजिया और मोहम्मद गौरी ऑप्शन में दिए हुए हैं।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जो महमूद गजनवी है। ये तारीख-ए-गुजिंदा नामक पुस्तक है जिसमें इस बात का वर्णन है कि सबसे पहले सुल्तान की उपाधि महमूद गजनवी ने की थी, ठीक है। अब निम्न में से किसको कालिदास से पूर्व का प्रथम नाटककार माना जाता है? तो ऑप्शन में है हर्ष, पद्मगुप्त, विशाखदत्त और भास। तो आप लोग देखेंगे कि जो भास को जिनकी रचना है स्वप्न वासव दत्ता, इस इनको जो है प्रथम नाटककार माना जाता है। अब विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस है, पद्मगुप्त की नौ सहसांक चरित है और हर्ष का आप लोग जानबे करते हैं कि नागानंद रत्नावली और एक और इनकी रचना है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है ललित विस्तार को आधार बनाकर किसने लाइट ऑफ एशिया लिखी? तो ललित विस्तार में 64 लिपियों का वर्णन है जो सर्वाधिक है किसी भारतीय ग्रंथ में। तो ऑप्शन है जॉर्ज स्टेनर, बिशप हेपर, दलाई लामा और मैथ्यू अर्नाल्ड। तो इसके जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएंगे चौथा, मैथ्यू अर्नाल्ड। किस सूक्त में महावीर स्वामी की शिक्षाओं का वर्णन है? तो 4 ऑप्शन आपके समय सामने दिए हुए हैं जिसमें 3 का कोई मतलब नहीं है। आप लोग याद रखिएगा, न्याय धम्म कहा सूक्त जो है इसमें महावीर की शिक्षाओं का वर्णन है। किस शासक ने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के जारी किए? तो मैंने आपको बताया था कि शारदा लिपि में जो कश्मीर में प्रचलित थी, महमूद गजनवी ने जो है संस्कृत में शारदा लिपि में लिखित सिक्के जारी किए थे, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा महमूद गजनवी। अगला प्रश्न है हिंदू शाही राज्य की स्थापना राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन है काठियावाड़, उद्भांडपुर, अजमेर और कालिंजर। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो आपका उद्भांडपुर है, ठीक है। अब अवध राज्य की स्थापना कब व किसने की? अगला प्रश्न है। तो 1722 में शहादत खां, 1729, 1740, 1726, सब में शहादत खां कॉमन है। शहादत खां का एक और अन्य नाम है शहादत अली खां प्रथम, जिसको हम लोग बुरहानुल मुल्क भी कहते हैं, ठीक है। तो इसने 1722 में जो है अवध राज्य की स्थापना की। किस जैन ग्रंथ से सर्वप्रथम 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो ऑप्शन है आपके सामने मूर्खाख्यान, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, विवाह स्वयं। तो आप लोग देखेंगे कल्प सूत्र जो है भद्रभाव की रचना है जिससे जैन धर्म के बारे में प्रारंभिक जानकारी मिलती है और इसमें चंद्रगुप्त का भी वर्णन है। और जो आपका भगवती सूत्र है इसमें जो है 16 महाजनपदों का क्या है? उल्लेख है। अगला प्रश्न है यूरोपीय नमूने से सैनिक प्रशिक्षण का सूत्रपात करने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? तो ऑप्शन है आपके साथ हैदर अली, बाजीराव, निजाम अली, टीपू सुल्तान। तो आप लोग देखेंगे कि हैदर अली ने सर्वप्रथम यूरोपीय नमूने से सैनिक प्रशिक्षण का सूत्रपात किया। इसके अलावा जो ऑप्शन है बाजीराव प्रथम जो 1720 से 1740 तक पेशवा था, इसको एक सबसे शक्तिशाली मराठा पेशवा होने का खिताब प्राप्त है, ठीक है। जो अपने समय में केवल 500 सैनिक लेके दिल्ली तक चला आया था, ठीक है। और निजाम अली ये हैदराबाद के शासक हैं। टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र है जो जिसने अंग्रेजों को बहुत परेशान किया, ठीक है। और कभी अंग्रेजों के सामने इसने घुटने नहीं टेके। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हैदर अली। अगला प्रश्न है मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय उत्तर भारत का सबसे विस्तृत राज्य कौन सा था? तो ऑप्शन है अजमेर का चौहान वंश, कन्नौज का गढ़वाल राज्य, अनिलवाड़ का चालुक्य और मालवा का परमार। तो आप लोग देखेंगे कि जो जयचंद है जो मदद नहीं करता पृथ्वीराज चौहान की, क्योंकि वो उसकी पुत्री को जबरन उठा ले गए थे। तो जो कन्नौज का गढ़वाल राज्य है, यहाँ का राजा जो जयचंद है, इसका जो राज्य है उत्तर भारत का सबसे विस्तृत राज्य था जिसकी राजधानी बनारस थी, ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। एक कोई क्वेश्चन है जिसका हमें लगता है कि हम लोग आंसर क्लिक करना भूल गए, जिसकी वजह से वापस से एक क्विज रिपीट हो रहा है। तो आज हमने परीक्षा के दृष्टिकोण से 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे और अगली सीरीज में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। जैसे हमने एंशिएंट के जितने क्वेश्चन की चर्चा की, उसके आगे के प्रश्न, मिडिवल के, फिर उसके आगे, फिर मॉडर्न के, फिर अब उसके आगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।